सो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, सो इन दैट वी हैव डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सिमिलरली, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ और एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, मतलब जब भी कोई काम कहीं पे हो रहा है, देन वी कैन से दैट देयर इज सम एनर्जी इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग दैट वर्क और डूइंग दैट वर्क। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई अपना शेप चेंज कर रहा है, या फिर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मूवमेंट or any kind of action that the object is doing, then we can say that it has got some energy stored in it। है कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ। बाकियों को समझ में आया? काव्य कृषि के समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने यूनिट ऑफ एनर्जी देखा, विच इज ऑब्वियसली द सेम एज दैट ऑफ वर्क। तो वर्क का भी जैसे जूल था, विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, सो ऑटोमेटिकली एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है। ठीक है, बिकॉज एनर्जी एंड वर्क आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज एनर्जी होगा तभी वर्क डन पॉसिबल है, और वर्क डन होगा तब एनर्जी का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, जैसे रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग वर्क। ओके, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोगों ने देखा था। उसमें से वी डिस्कस समथिंग कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग मेनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन दैट वी डिस्कस ब्रीफली वाज काइनेटिक एनर्जी। तो उसका मैंने आइडिया दिया था कि एक ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना डिप्रेशन क्रिएट करेगा सैंड में, है कि नहीं? बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ रिलीज। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजों के बारे में बताया था। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। ठीक है, इन बोथ द केसेस द मोर स्पीड विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, द मोर डिप्रेशन इट विल क्रिएट। एंड मोर डिप्रेशन मतलब क्या? वो ज्यादा से ज्यादा सैंड को डिस्प्लेस कर पा रहा था। ठीक है, तो जितना ज्यादा सैंड को डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा ये बॉल काम करेगा, इट विल डू मोर वर्क, है कि नहीं? सो मूविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? दे वर एबल टू डू वर्क। ठीक है, जैसे एक गाड़ी, अगर फुल स्पीड से गाड़ी जा रहा है, वो एक दीवार को तोड़ सकता है कि नहीं? सो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, वो एक्चुअली किसके साथ रिलेटेड होता है? इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्पीड। ठीक है, मतलब जब जब स्पीड बढ़ेगा तब तब उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई बुलेट मूव कर रहा है, बुलेट का स्पीड जितना ज्यादा होगा, वो इतना अपने सामने आते हुए ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर पाएगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ। यस सर। ओके, सो जब भी हम लोग वर्क डन को स्पीड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो सिमिलरली वो जो वर्क डन कर रहा है, वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है, दैट वर्क इज एक्चुअली supported by what? Supported by some kind of energy that is already stored in that moving object, है कि नहीं? So मूविंग ऑब्जेक्ट का वर्क डन हम लोग बोल सकते हैं दैट कैन बी रिलेटेड टू द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो भी स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जैसे वर्क डन स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे एनर्जी भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा उसके पास एनर्जी होगा। तो स्पीड के ऊपर जो एनर्जी डिपेंडेंट होता है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्यों? स्पीड मतलब मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, दैट मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट इज कॉल्ड मैकेनिकल। ठीक है, कोई भी चीज अगर मूव हो रहा है, कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर कोई भी बॉडी पार्ट में तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है, देन वी कॉल दैट एज मैकेनिकल मूवमेंट। ठीक है, तो मैकेनिकल मूवमेंट में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है, वन ऑफ देम इज काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। ठीक है, तो वही चीज हम आज देखेंगे। वी विल डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने फिर से लिखा है आज की क्लास में। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है,
सपोज देयर इज a block of wood, so obviously this block of wood में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो E के लिखते हैं, कैपिटल E with the subscript K. So उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 होगा. Why? Because its velocity is 0, है कि नहीं? बट अगर ये मतलब तुम्हारा इसमें तुम व्हील्स लगा दो, इस ब्लॉक ऑफ वुड में तुम व्हील्स लगा दो, उसको धक्का दे दो, तब क्या होगा? इट विल कंटिन्यू टू मूव अप टू सर्टेन डिस्टेंस. तो जब वो मूव कर रहा है उसके बॉडी में एक एनर्जी है, उसी एनर्जी के कारण वो मूव कर पा रहा है. तो उसका मतलब क्या? जब वो ब्लॉक तुम्हारा मूव कर रहा है, when it is moving, that block obviously has some velocity. That v is obviously greater than 0 मीटर पर सेकेंड. सो ऑब्वियसली उसके बॉडी में क्या होगा? उसके बॉडी में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? মাঝে মাঝে রেগে যাও। Yes, sir. काबिक समझ में आया? Yes, sir. सो तो ये जो ऑब्जेक्ट को तुमने धक्का दिया था, ये ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट का क्या बढ़ा? इस ऑब्जेक्ट का पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ठीक है, उसका वेलोसिटी 0 था. अभी उसका वेलोसिटी इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है. सपोज इट इज 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड और 0.5 मीटर पर सेकंड, बट it is greater than 0. That means there is some velocity that the block of wood has achieved, and that is caused by the force imparted on it. अभी ये जो उसका फोर्स, तुमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और ये मूव करने लगा, उसके बॉडी में जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो किसी उस वेलोसिटी का एक कारण होता है. दैट इज दिस कार्ड हैज सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी helps the object or the block of wood to move with a certain velocity, ठीक है. तो वो जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी उसके बॉडी में कहां से आया? बिकॉज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी. तो उस वेलोसिटी में लाने के लिए उस बॉडी के ऊपर जो वर्क डन किया गया, तुमने कोई एक्सटर्नल फोर्स धक्का दिया था ना, यहाँ से इस साइड से कोई फोर्स अप्लाई किया था, तो वही फोर्स, दैट फोर्स डिड सम वर्क ऑन दिस ब्लॉक ऑफ वुड. यस और नो? सो ड्यू टू दैट फोर्स some work was done on that block of wood to make it move, and that has been stored in the block of wood as kinetic energy. समझ में आया? मतलब इस फोर्स का जो वर्क डन था वही इस ब्लॉक में अभी क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी के तौर पे आ गया. समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ. बाकी को समझ में आया अच्छा से? हैव यू अंडरस्टूड दिस लाइन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो लेट अस नाउ डिराइव व्हाट इज द फॉर्मूला. तो हर एक टाइप का एनर्जी का एक फॉर्मूला है. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, सो दैट इज व्हाई इट हैज अ डिफरेंट फॉर्मूला. तो हम लोग आज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू डिराइव. तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में भी आता है. डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला, ठीक है, या फिर डिराइव इट्स इक्वेशन. तो ये कभी कभार एग्जाम में देता है, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड. ठीक है, समझ में आया? सो डिराइवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? Derivation of the formula of kinetic energy.
सो इस पार्ट पे एक्चुअली मैं पहले से बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला है E equals to half mv², where m is the mass of the object which is moving और v क्या है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो उस बॉडी में कितना, मतलब कोई भी एक m मास वाला ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? Yes. सो पहले क्या लिखेंगे, तो इसी फॉर्मूला के लिए हम लोग को कुछ क्वांटिटीज चाहिए। सो लेट मी राइट द, सो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m let an object of mass m move with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट इज इजियर टू, हम लोग जो इक्वेशंस निकालते हैं, सिमिलरली जैसे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाला था हम लोगों ने, इन दो सिनेरियोज ऑल्सो वी यूज्ड यूनिफॉर्म मोशन, है कि नहीं? बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तुम्हारा, बिकॉज ये देखो, तुम जब एक फॉर्मूला निकालोगे, दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली डिराइव्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड कंडीशंस में पाया जाता है। जो व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, मतलब मैं यहाँ पे v क्यों लिख रहा हूँ, नॉट u क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ये उस बॉडी का थोड़ी देर बाद वाला वेलोसिटी है, मतलब इनिशियली उसका स्पीड क्या था, उसका स्पीड था 0, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, दैट इज व्हाई रेस्ट में उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा उसका वेलोसिटी। बट अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो दैट ऑब्जेक्ट इज, सपोज दैट बॉल इज मूविंग, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी तो u नहीं है, इसका वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है, सम इंटरमीडिएट वेलोसिटी। समझ में? इसलिए हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी v बोल रहे हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। समझ में? यहाँ पे इसलिए जो मैंने लिखा है मूव विद वेलोसिटी, इट मींस वो ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes. Okay. So let an object of mass m move with uniform velocity v due to a constant force F acting on it। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, F m है, v है और F है। Let the force displace the object to a distance of s। ठीक है, so let an object of mass m move with uniform velocity v due to a constant force F acting on it। Let the force displace the object to a distance of s। ठीक है, so अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब फोर्स इन्वॉल्व है, सो वी कैन से दैट वी हैव, सो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है F है, दैट द फोर्स जिसका अमाउंट है F, सो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये दिस फोर्स डज सम वर्क ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? एक फोर्स मास m के हाँ. ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली दैट फोर्स इज डूइंग सम वर्क, बिकॉज दैट फोर्स इज मूविंग और डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट टू ए डिस्टेंस ऑफ s, है कि नहीं? बोल सकते हैं?
सो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि therefore we can say work done by the force on the object तो उसको क्या बोलेंगे? विल कॉल इट W। जो हम लोग इस चैप्टर में पहले पार्ट में पढ़ा है वही लिख रहे हैं यहाँ पे। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट W इज इक्वल टू क्या होगा? अभी यहाँ पे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू क्या होगा? W विल बी इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, बोल सकते हैं। कैन वी से दैट? बोलो। हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी एक ऋषि के समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे? Yes. Just look at the quantities that are involved in this proof. यहाँ पे मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फोर्स F उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है जो m के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। एंड दिस फोर्स इज मेकिंग द ऑब्जेक्ट मूव विद वेलोसिटी v। और ये फोर्स जब तक उसके ऊपर एक्ट करेगा वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? इट विल मूव a distance in the direction of force, that is S। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ बाकियों को? हाँ सर। Yes, sir. तो अभी मुझे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक फोर्स एक्ट करेगा, तो फोर्स एक्ट करने के कारण उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रह पाएगा और विल इट चेंज? मतलब एक बॉल को तुम धक्का देते ही जा रहे हो। सपोज करेंटली द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तुम फोर्स बॉल को धक्का देते ही जाओगे, उसका वेलोसिटी चेंज होगा कि बढ़ जाएगा? बोलो। आफ्टर रीचिंग सपोज इट हैज कवर्ड डिस्टेंस सपोज S1 फोर्स के कारण, और वो फोर्स तब भी उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, F उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। सो अभी मुझे बताओ, if the same object is subjected to a constant force at all positions, इस पोजीशन में उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उसका वेलोसिटी क्या 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा या चेंज होगा? अच्छा छोड़ो, इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। एकदम इनिशियल पॉइंट से देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट किस में था? पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, है कि नहीं? फर्स्ट द बॉल वाज एट रेस्ट, तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ उसका वेलोसिटी क्या था? u था। फोर्स एक्ट उसके ऊपर एक्ट किया, तो नाउ द बॉल हैज स्टार्टेड मूविंग एंड नाउ इट हैज अटेन्ड सम वेलोसिटी। ठीक है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट इज मूविंग। बोल सकते हैं वाई? बिकॉज ऑफ द फोर्स, दिस फोर्स। समझ में आया? इतना तो समझ में आया? हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है?
हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो अभी मुझे बताओ, हम लोगों को क्या पता है कि फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा देन दैट बॉडी अंडरगोस एक्सेलरेशन। ये हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा था। इफ यू रिमेम्बर, चैप्टर 8 था मोशन के ऊपर में, एंड फोर्स का जो लॉस था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो हम लोगों ने पढ़ा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अगर फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है दैट मीन्स दैट फोर्स विल ऑलवेज मेक सम मेक द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। सो यहाँ पे भी तुम देख पा रहे हो, इन दिस सिंपल सिनेरियो ऑल्सो देयर इज एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। क्यों? देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, द वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर पर सेकेंड। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो। हाँ, सो कैन आई से ड्यू टू दिस उस बॉल में एक एक्सेलरेशन आया, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। जो हम लोगों को पता है, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही था तुम लोगों ने, a इक्वल्स टू वेलोसिटी डिफरेंस इन वेलोसिटी बाय टाइम। यही तो था ना फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था ना एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी हाँ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। सो वी कैन से दैट 5 मीटर पर सेकेंड बाई जितना टाइम लगा उसको 0 to 5 पहुंचने में, बाई दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। दैट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन कहाँ पे आ रहा है, इस बॉल के ऊपर आ रहा है। दिस बॉल हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय वैल्यू ऑफ a, एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द फोर्स। बोल सकते हैं फोर्स इज द रीजन ऑफ दिस एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? हाँ, बाकियों को समझ में आ रहा है? यस सर। काबिल समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो ये प्रूफ एकदम सिंपल सा है, इतना टफ भी नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपली। मतलब एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स के कारण वो रेस्ट से मूविंग में मोशन में आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब दैट बॉडी अंडरगोस एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट। ओके, सो उसी कारण क्या होगा? सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि तुम्हारा जो सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू द फोर्स F, due to the force acting on the object, यहाँ पे लिख सकते हैं its velocity changes from 0, या फिर लिख सकते हैं changes to v। ठीक है, changes to v, thus creating, या फिर लिख सकते हैं thus producing an acceleration, thus producing an acceleration in the body, in the object। ओके, समझ में आया? So for the object, for the moving object, हम लोग के पास क्या है? We have, देखो हम लोग के पास क्या क्या है? We have initial velocity, we have initial velocity u। u कितना होगा? कितना होगा?
या फिर ये बाद में लिखते हो? So for the moving object we have initial velocity equals to u, final velocity equals to v, and we have acceleration equals to a. ठीक है, समझ में आया? Now from the equations of motion, क्या है हम लोग के पास? We have, तो एक फॉर्मूला बताओ जहां पे ये तीन हम लोग को मिलता है. Do you have some formula where you have something, three of them involved? और एक चीज है, मैं दिखा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल्स टू एस. यही है ना, ये चार है हम लोग के पास. हाँ, सो ऐसा एक फॉर्मूला बताओ जहां पे ये चारों क्वांटिटीज एक साथ में इन्वॉल्व रह सकते. पता है किसी को? Anyone? We had three formulas. Twice equals to v square minus u square. Yes, एकदम करेक्ट. Twice as equals to v square minus u square. काव्य ऋषिकेश याद है फॉर्मूला? हाँ सर. Okay. So अभी देखो, this is our first equation, this is our second equation. Okay, this is our second equation. Also we have another formula from the second law of motion, if you guys remember. So we can say also from the second law of motion, कौन सा फॉर्मूला था फोर्स का? Anyone? क्या था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से? क्या मिला था हम लोगों को? F इक्वल्स टू ma. मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, समझ में आया? सर इक्वेशन नंबर 3. अभी मुझे बताओ, यहाँ पे अभी ये जो नंबर 2 और 3 में वी हैव गॉट सम वैल्यूज. ठीक है, सो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं जस्ट टू मेक इट मोर सिंपलर व्हाट आई कैन डू, बिकॉज देखो हम लोग के पास जो पहला वाला इक्वेशन है, व्हाट डू वी हैव इन द फर्स्ट इक्वेशन? वी हैव एफ हियर एंड वी हैव एस हियर. तो एफ का वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 3 से मिल गया. इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस. सो लेट मी राइट लाइक दिस. सो एस को यहाँ पे रख के बाकी को यहाँ पे ले जाएंगे. सो व्हाट विल गेट? विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय ट्वाइस a. सो दिस इज आवर एक्चुअल सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, समझ में आया? सो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इन दो क्वांटिटीज को यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes. So our main purpose is to find the Yes, value sir. of W, because this W is also equal to EK, है कि नहीं? Because ये जो वर्क डन हुआ था इसी कारण उसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आया ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी. ठीक है, सो अगर W निकाल पाए तो EK भी निकल जाएगा. ओके, so therefore putting the values of F and S from equations 2 and 3 in one, we get, what do we get?
वी गेट W इक्वल्स टू, क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ, W इज इक्वल्स टू F इंटू S. सो अल्टीमेटली क्या होगा, W विल बी इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, M इंटू A into what will be the value of S from 2, we get V square minus U square by twice. ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, अच्छा से समझना, बहुत इजी भी है. ठीक है, ओके, समझ में आया. सो अल्टीमेटली क्या मिला हम लोगों को, इफ वी रिमूव द ब्रैकेट्स वी गेट ए फॉर्मूला लाइक दिस. ये मिला ना, सो ये क्या कट जाएगा, है कि नहीं. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ W इज इक्वल टू, ये 2 अगर सामने में लिखते तो वी गेट हाफ M V माइनस U स्क्वायर. समझ में आया. इतना तक समझ में आया हाँ. सबको, बाकियों को समझ में आया. Yes. काबिक समझ में आया. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सो अगर मैं बोलूं इफ द ऑब्जेक्ट was initially at rest, then what is the value of u, u will be equal to 0 meter per second, है कि नहीं. तो अगर तुम कोई स्टॉप मैंने रुका हुआ ऑब्जेक्ट को, मतलब if you are moving a stationary object and it has started moving, then you can say that you will have the initial velocity of the object 0 and that will make the work done. So therefore work done will be equal to half m v square minus 0, u square 0 हो जाएगा ना. So ultimately what do we get, we get half w equals to half mv square. ठीक है. Now this work done is used to increase the velocity of the object, increase the velocity of the object and is stored as kinetic energy in the object itself. Yes or no? समझ में आया. So therefore हाँ. we can say kinetic energy is equal to, यहाँ पे एक्चुअली नॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी बट एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्यों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं. सो इनिशियल टू फाइनल जा रहे हैं, सो बॉडी के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ रहा है. इनिशियली उसके बॉडी में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था, उसके बॉडी में अभी एक फाइनल वैल्यू आ गया ड्यू टू इट्स फाइनल वेलोसिटी. सो वी कैन से दैट वर्क डन is equal to change in kinetic energy. ये चेंज मैंने क्यों लिखा, बिकॉज हर सिचुएशन में, हर एक क्वेश्चन में तुमको इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं मिलेगा. ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तुमने एक फोर्स अप्लाई किया, नाउ इट इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली उसके बॉडी में 2 वेलोसिटीज होगा, इनिशियल और फाइनल, और उसके कारण इनिशियल वेलोसिटी के कारण उसके बॉडी में क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, व्हिच इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर. ठीक है.
और फाइनल वेलोसिटी के कारण जो उसके बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज विल बी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब निकालना पड़ता है। सो वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से ek इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन में दिखा दे रहा हूं। इफ यहाँ पे दिस इज अ नोट पार्ट, ओके, इफ द ऑब्जेक्ट was not at rest, if the object is not at rest, then its initial velocity u is not equals to 0 meter per second. Yes or no? Thus the object will have an initial kinetic energy ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, EKI which is equal to half mu², and after application of the force its speed, या फिर हम लोग लिख सकते हैं its velocity increases to v, and the object acquires a final kinetic energy क्या होगा, EKV, सॉरी, या फिर EKF भी लिख सकते हो, EKV भी लिख सकते हो। सो लेट मी राइट इट इज EKF। ठीक है, EK फाइनल, EK इनिशियल। ठीक है, so that will be equal to half mv²। so in that scenario, so therefore change in velocity, not change in velocity, change in kinetic energy क्या होगा, so that change in kinetic energy will be EK, so that will be equal to EKF, final minus initial, always doesn't matter which value is larger or which value is smaller, always subtract final value from the initial value, initial value from the final value to get the overall result। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, we'll get half mv² minus half mu², so which is equal to half mv² minus u²। so this is another formula of kinetic energy when एक मूविंग ऑब्जेक्ट को तुम मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करवा दो, either you can have v, there may be two scenarios where v is greater than u or v is less than u। दोनों केस में क्या होगा, you will get a value of kinetic energy। ठीक है, मतलब उसकी उस kinetic energy में ये दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, so जब हम लोग EK लिखते हैं, that doesn't mean kinetic energy but change in kinetic energy। is it clear? समझ में आया? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes. तो तुम लोग जब प्रूफ लिखोगे, तुम लोगों का प्रूफ होगा, डिराइवेशन का पार्ट होगा यहाँ तक। ठीक है, अप टू हियर, डोंट हैव टू राइट द नोट पार्ट। ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है, बिकॉज जब न्यूमेरिकल्स करेंगे
तब तुम लोगों को ऐसा टाइप का सिचुएशन मिल सकता है, जब तुमको बोल देंगे और तुमको ऐसा मिलेगा कि एक ऑब्जेक्ट इतना स्पीड से मूव कर रहा था, तुमने लात मारा, तुमने धक्का दिया, वो ऑब्जेक्ट और स्पीड से मूव करने लगा, या फिर उसका स्पीड रुक स्लो हो गया, इट हैज स्लोड डाउन, है कि नहीं? तो उस सिनेरियो में तुम्हारा ऑब्जेक्ट का, जैसे गाड़ी को तुमने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा नहीं, उसका स्पीड घटेगा. So in that scenario also there is a change in kinetic energy in that object or the car in this case. तो तब भी क्या होगा, उस बॉडी में क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, उसके कारण उस कार का भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा. समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. बाकियों को समझ में आया? हाँ सर. Yes. सो द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, बहुत लोग बोलते हैं हाँ ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सबको पता है. You should understand that this formula is applicable only when a force moves a stationary object to a velocity v. मतलब उस velocity 0 को वो velocity some positive value, ठीक है, some positive integer का वैल्यू अगर वो बैठा देगा, तब तुम बोल सकते हो कि z मतलब क्या, इंटीजर का वैल्यू है ना. सो u से लेकर u इसका 0 होगा और यहाँ पे v आ जाएगा. सो इस सिनेरियो के लिए दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. अदरवाइज अगर इसका वैल्यू सोचो 5 है और इसका वैल्यू सोचो 10 है, इन दैट सिनेरियो दिस इज नॉट स्टेशनरी, इट इज आल्सो मूविंग. तो तब ये फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा. दिस फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई इन दिस सिनेरियो. समझ में आया? समझ में आया? Yes. हाँ. सो वो फोर्स जो वर्क डन करता है, दैट वर्क डन इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, स्टेशनरी से मूविंग आएगा तब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, मूविंग से मूवमेंट थोड़ा सा अलग होगा ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, तब भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा. सो इज इट अंडरस्टूड? अच्छा से समझ में आया डिराइवेशन? हाँ सर. एग्जाम में आए आता है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अच्छा से समझ लेना. ये डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट पार्ट मैंने जो लिखा है ये फॉर न्यूमेरिकल्स. जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस. ओके, सो लेट अस सी. तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे करा है वो लोग ने. सो दिस इज ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये हम लोगों को समझ में आ गए. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो यहाँ पे 11.3 देखो. इफ यू सी द क्वेश्चन 11.3, यहाँ पे क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड. इतना नीचे क्यों देता है ये? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? अभी देखो, ऑब्जेक्ट 15 kg का ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट अभी उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है. तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं इस सिनेरियो में कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, अभी वो मूवमेंट कर रहा है, अभी वो मूव कर रहा है. दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 and now the final velocity is 4 meter per second. So in that scenario what will happen, the kinetic energy will be equal to this value, ek equals to half mv square, because यहाँ पे जो half mu square था, that entire value will be equal to 0, है कि नहीं? तो ये हम लोग नहीं लिखते हैं, we can write it directly. समझ में आया? सो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है. यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, ई के विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो अल्टीमेटली क्या होगा, हाफ इंटू 15 kg. मेक श्योर दैट द
वैल्यूज आर इन SI यूनिट्स, ठीक है, तो मास का kg में होगा और वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड, नॉट किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, सो 30 जूल्स होगा, है कि नहीं? समझ में आया क्यों जूल्स होगा? kg मीटर है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को एनर्जी के यूनिट में ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इन जूल्स। समझ में आया ये सम? 30 जूल्स कैसे निकला? वहां पे क्या हमसे V लिखेंगे? भी लिख V सकते हो, बिकॉज देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर झट से कोई बोल रहेगा हाँ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड यू हैव टू से दैट ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, सो उसके बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी है। सो फॉर दो सिनेरियोज व्हेन यू आर गिवन अ सर्टेन, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में निकाल रहे हो, सो इन दैट सिनेरियो वी ओनली कंसीडर हाफ mv²। क्यों? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी को इस टाइप के सिनेरियो में 0 मीटर पर सेकेंड पकड़ा जाता है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि वो पहले मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो इनिशियल एक पॉइंट में तो रेस्ट में था ना, तो उसको लिया जाता है, एकदम इनिशियल पॉइंट को लिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग हाफ mv² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अंडरस्टूड? सो दिस इज द वैल्यू। मगर मतलब अगर कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं दिया है कि हाँ तुमको बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, अभी वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है या फिर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, सो अगर इफ देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द वेलोसिटी गिवन, सो वी यूज द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ek equals to half mv²। 5 मिनट वेट करते कर दिए देखे। ओके, सो अगर कोई चेंज इन डिफरेंस मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं दिया है, देन वी डू नॉट यूज द अदर फॉर्मूला जैसे जो मैंने सेकेंड पार्ट में लिखाया था, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, वी यूज ओनली दिस फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया? मतलब इफ यू आर गिवन टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, तब यही फॉर्मूला यूज करोगे, इफ यू आर नॉट गिवन एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? yes, बाकियों को काव्य ऋषि के समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा टाइप का सम कर पाओगे होपफुली, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। बट लुक एट एग्जांपल 11.4, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे देयर इज समथिंग एल्स गिवन, ठीक है, तो इसको मैं करा के देता हूँ बिकॉज ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो लेट मी राइट इट फॉर यू। सो दिस इज एग्जांपल 11.4, ओके। तो एग्जांपल 11.4 में क्या है, what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज है, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, द इनिशियल वैल्यू मतलब कार ऑलरेडी मूव कर रहा था, 30 to 60 ले जाने के लिए उसके बॉडी के ऊपर या फिर उसको कितना ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसके बॉडी में कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कैलकुलेट करना दिया है। समझ में आया? इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? सो इन दिस सिनेरियो वी हैव टू थिंग्स, वी हैव u also, we have v also। u is not equals to 0 in this case, जो पिछले वाले केस में था। समझ में आया? हाँ, So in this case u is not 0, instead it is equals to 30 meter per second, not kilometer per second, it's kilometer per hour, और v का वैल्यू कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इस सिनेरियो से अगर देखने जाए तो यहाँ पे u to v चेंज हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हें ये इतना कैलकुलेट करना है कि 30 को 60 तक पहुंचाने के लिए, मतलब उस गाड़ी को अपना स्पीड
30 से लेकर 60 तक पहुंचाने के लिए उसको कितना काम करना पड़ा, मतलब कितना एनर्जी यूज करना पड़ा। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, बोल सकता है कोई? दिस एनर्जी विल बी ऑब्टेन बाय बर्निंग फ्यूल। जब तुम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तब फ्यूल बर्न किया जाता है, उस फ्यूल बर्न करने के बाद जो एनर्जी ऑब्टेन होता है, दैट एनर्जी इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार, है कि नहीं? हाँ। काव्य ऋषिकेश समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो वही जो एनर्जी तुमको पेट्रोल से मिल रहा है, जो तुम यूज कर रहे हो 30 to 60 बढ़ाने के लिए, वो कहाँ पे कैसे स्टोर हो रहा है? दैट इज एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। ओके, दैट मीन्स यू कैन से दैट फॉसिल फ्यूल बर्न करने के बाद जो फॉसिल फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी था, दैट केमिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? दैट मैकेनिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो लेट अस डू दिस सम। लिखने का तरीका जैसे प्रीवियस सम्स में हम लोगों ने देखा था, एग्जैक्टली सेम करेंगे, बट बी केयरफुल। यहाँ पे ये यूनिट क्या है? दिस यूनिट ऑफ mass is actually in SI unit, but the speeds unit is not in SI unit, so you have to convert it into SI unit। ठीक है, जब भी क्वेश्चन देखोगे ये आइडेंटिफाई कर लेना। सो गिवन में क्या लिखोगे? मास ऑफ कार क्या होगा? स्मॉल m 1500 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी कॉमा u इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, बोलो? फाइव बाई 18। इज इट 5/18 और 18/5? 5/18। जब भी कंफ्यूजन हो ये लिख लेना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स और 1 आवर इज इक्वल टू 60 into 60 सेकेंड्स, है कि नहीं? सो अगर इसको कैंसिल करोगे सो क्या मिलेगा? यू विल गेट 5/6 36, बट यहाँ पे तो 5, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा, तो 3 6 18, तो 5/18। ठीक है, साइड में लिख लेना, डाउट होने से डाउट वाला चीज मत लिखना। ठीक है, ओनली राइट थिंग्स दैट यू आर कंफर्म अबाउट। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 5/18। तो 5/18 करने के साथ साथ क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? इसको सॉल्व मत हाँ। करना, फिर से बोल रहा हूं, डोंट सॉल्व इट। ठीक है, बाद में ये एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, सो डोंट सॉल्व इट। फाइनल वेलोसिटी क्या करेंगे? v will be equal to 60 किलोमीटर पर आवर is equal to 60 into 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये है तुम लोगों का गिवन, और टू फाइंड किया है वर्क डन बाय द कार टू गो फ्रॉम u टू v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने के लिए, या फिर गो टू नहीं, यहाँ पे इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, w। ठीक है, सो एक्चुअल वाला सोल्यूशन यहाँ पे होगा। ओके, सो क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे?
यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई के आई, ठीक है। तो ई के आई क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना होगा 1500 ओके। सो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कार का, हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर। सो हाफ इंटू 1500 इंटू वट इज यू, यू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखा था 30 इंटू 30 इंटू 5/18 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। माइंड दैट देयर इज अ होल स्क्वायर, तो पूरे के ऊपर काम करेगा। सो दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो, बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो हाफ इंटू यहाँ पे ये केजी होगा और ये मीटर पर सेकेंड होगा, सॉरी नॉट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। को यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1500 इंटू 30 इंटू 5, या फिर 30 दो बार लिख सकते हैं, 30 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 5 बाई 18 इंटू 18 क्या होगा, जूल्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार कॉमा ई के एफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1500 kg इंटू 30 इंटू नॉट 30 60 होगा यहाँ पे, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे और एक चीज मैंने नहीं लिखा है, जस्ट टू बी क्लियर, यहाँ पे 2 एक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1500 इंटू 60 इंटू 60 होल स्क्वायर है ये पूरा, इंटू 5 इंटू 5 बाई 2 इंटू 18 इंटू 18 एंड द यूनिट विल बी जूल, ठीक है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर वर्क डन by the car to increase its speed comma W is equal to change in its kinetic energy. Okay, Shashwati, got your answer? हाँ तो यहाँ पे ये वर्क डन का वैल्यू चाहिए, द वर्क डन इन्वॉल्व इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, या फिर तुम बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने के कारण जो वर्क डन किया गया है। सो दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बार बार बोल रहा हूं, इस साइंस में कहीं पे भी फिजिक्स में अगर कोई चीज निकाल रहे हो या फिर केमिस्ट्री में कोई चीज निकाल रहे हो, इट इज ऑलवेज फाइनल। चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना, डोंट गो बाय द वैल्यू। अगर फाइनल का वैल्यू छोटा भी है देन ऑल्सो यू हैव टू subtract final minus initial and not initial minus final. Is it clear everyone? It is always final minus initial. समझ में आया? सबको समझ में आया? Final minus initial. Don't look at the value.
वैल्यू बाद में बैठाना, पहले फॉर्मूला लिखना। सो let me just copy this big chunks of numbers. तो this माइनस क्या होगा, इनिशियल होगा, है कि नहीं? तो इनिशियल वाला क्या है, ये वाला। So this becomes our initial kinetic energy। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे वी हैव सम वैल्यूज कॉमन। क्या क्या कॉमन है बोलो दोनों में, जो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं? 1500 निकाल सकते हैं, दोनों में है। 5 इंटू 5 निकाल सकते हैं न्यूमरेटर से। और क्या निकाल सकते हैं? डिनोमिनेटर से क्या निकाल सकते हैं? 2 इंटू 18 निकाल सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 60 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 30 जूल्स। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. ये क्या है? थोड़ा सा मैथ्स यूज करते हैं, दैट विल मेक द थिंग मोर इजियर टू कैलकुलेट। सो अभी मुझे बताओ, मैं कैलकुलेशन एकदम लास्ट के लिए रखता हूँ ताकि जितना इजी कर सकूँ उतना फायदेमंद है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 60 प्लस 30 दैट इज हाउ मच? 90, है कि नहीं? सो कैन आई राइट हियर दिस इज इक्वल टू 1500 इंटू 5 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हो जाएगा 90 और ए माइनस बी हो जाएगा 30। 2 इंटू 18 इंटू 80। ठीक है, अभी सॉल्व करो इसको, एकदम इजी हो गया ये वाला। कैसे? देखो 3 6 जा 18, 6 काट दिए यहाँ पे, 3 10 जा 30 हो गया। डोंट टच दिस वन, नहीं चाहिए काटने का। 3 30 जा 90, 3 6 जा 18, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ. ओके, सो नाउ टेल मी। Yes, sir. तो अभी क्या होगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 10 जा 30। डोंट टच दिस, डोंट कैंसिल दिस आउट। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये वाला क्या होगा? अगर 2 से इसको काटेंगे तो 1500 क्या हो जाएगा? 2 7 जा 40, 750 हो जाएगा, है कि नहीं? इसको भी तुम 2 से काट सकोगे, तो 2 से काटने से क्या हो रहा है? यू आर गेटिंग 2 3 जा 6, कितना मिलेगा? 2 3 जा 6, 15, 375. yes 375। okay, now check whether they are whether you can add them up। 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 प्लस 5 12 होता है, 12 प्लस 3 इज 15। सो 3 से मल्टीप्लाई जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 125। ठीक है, तो इतना तक छोड़ दो। व्हाट यू आर नाउ गेटिंग इज 125 बाई 2, 125 बाई 2 इंटू 100 जूल्स, है कि नहीं? सो कितना मिलेगा? 125 डिवाइड बाई 2 अगर करोगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62.5, है कि नहीं? मिलेगा 62.5।
समझ में आया? और इसी चीज को हम लोग और एक क्वांटिटी में लिख सकते हैं। लेट मी चेक द आंसर। ये निकला है कि नहीं, कुछ अलग ही निकल गया। अरे 50/3, ये तो गलती हुआ शायद। 156250 है। कुछ तो गड़बड़ किया है, तो कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हुआ है, तो नहीं चाहिए था। फाइव बाई 18 तो है। ओके, यस यस, दिस इज वेयर आई हैव मेड द मिस्टेक। 5 into 5 को कैलकुलेट ही नहीं किया है कि नहीं। 5 into 5 भी तो यूज करना पड़ेगा ना। दिस वेयर वी हैव मेड द मिस्टेक। तो 125 into 5 into 5 ये हो गया। ये वाला, ये दोनों को पकड़ा ही नहीं। ओके, तो अभी बताओ 125 into 5 कितना होता है? 125 into 5 625. और 625 into 5 कितना होता है? दैट इज 3125। ठीक है, 3125 by 2 into 100। so ultimately what we get, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, so 3125 by 2 gives us 1562.5। so we can write this as 156.25 into 1000 joules में डेसिमल को एक प्लेस यहाँ पे लेके गया। so this is equal to 156.25 किलो जूल्स। ठीक है, अभी बुक में कितना है? 156250। ठीक ही है आंसर। so 15626.25 किलो जूल्स। ठीक है, समझ में आया? ये सब समझ में आया सबको? हाँ. कैलकुलेशन को छोड़ो, Yes. कैलकुलेशन तो कॉमन चीज है। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? Kabik, have you understood? Yes, sir. ओके, सो अभी तुम लोगों को समझ में आ गया कि कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और कब वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सो पहला एग्जांपल में ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया था, और सेकंड वाला में ये वाला कब यूज करेगा? जब तुम्हारा देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे और एक सम है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, कभी कभार देगा तुम्हें डबल कैसे होगा, जैसे ये वाला मैं करा के देता हूँ, बहुत सिंपल सा सम है, देखना कैसे करते हैं। यहाँ पे इतना कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, देयर इज अ ट्रिक इन डूइंग सच सम्स। क्वेश्चन क्या दिया है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joules. What will be its kinetic energy when the velocity is doubled? ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है? तो फर्स्ट केस में नहीं बोलता हूं मैं, इनिशियल
केस बोलता हूँ, ठीक है। इनिशियल केस में क्या है, मास इज m, velocity is 5 meter per second and ek is how much, 25 joules, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ek इन टर्म्स ऑफ दिस वन, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी कैन राइट हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जूल, लिख सकते हैं। सो क्या होगा, कितना होगा यहाँ पे, वी कैन राइट हाफ m into 5 square, so that is equal to, मतलब we can find the value of m from here, okay। so कितना होगा, m will be equal to 25 जूल, ये 5 स्क्वायर मतलब 25 होगा, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में चला जाएगा, सो 2, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस 2 मीन, तो 2 नीचे से ऊपर में चला जाएगा, तो दिस इज व्हाट वी गेट। सो जूल का मतलब क्या है, जूल का मतलब है न्यूटन मीटर। सो व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। एक्चुअली केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 1 मीटर यहाँ से आ रहा है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर पर सेकेंड 1 है तो 1 रह जाएगा, और सिंपली यहाँ पे क्या क्या रह जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जूल में था ना, सो दिस इज न्यूटन मीटर। तो कितना होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्यों, हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, है कि नहीं। यूनिट्स के साथ देखना अच्छा से। सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वाला कट जाएगा पूरा, तो क्या बच जाएगा, केजी, तो अल्टीमेटली वी विल गेट द मास इन केजी। समझ में आया, इज इट क्लियर। Yes. So now let us find the value, 25 कट जाएगा, तो कितना मिलेगा मास, I will get the mass as 2 kg, मिला, समझ में आया, मास मिल गया। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, सो व्हेन, तो केस 2 में क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, तो वेलोसिटी अगर डबल करेंगे तो क्या होगा, v will be equal to 2 into 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास तो सेम ही रहेगा, मास तो 2 kg ही रहेगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ek, ek will now become how much, half mv square, which is equal to half into 2 into 10 into 10 joules, है कि नहीं, स्क्वायर होता है, तो 2 2 कट गया, so it is equal to 100 joules। that means therefore if velocity is increased 2 times, the kinetic energy increases by how many times,
ये कितना टाइम होगा? 4 इंटू 25 जूल होगा ना। पहले क्या था? 25 जूल था पहला केस में। हाँ, तो अभी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। समझ में आया कैसे निकाला 4 टाइम्स? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. ये एक्चुअली तुम मास नहीं निकाल के भी कर सकते हो, बट मास निकाल के करने से तुम्हारा अगर ज्यादा मार्क्स का हो तो मार्क्स अच्छा से मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली क्या इनिशियल का होगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 जूल्स। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे हाफ एम इंटू 2 वी स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू एम इंटू 2 वी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब 4 वी स्क्वायर हो जाएगा। सो उसके बेसिस पे तुम क्या लिखोगे? तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 4 टाइम्स वहाँ पे डायरेक्टली निकल जाता है। बट दिस इज आई लाइक दिस मेथड मोर, तो ये न्यूमेरिकली भी एक करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। और केस 3 में क्या होगा? केस 3 में होगा when the kinetic energy is increased 3 times. Velocity is increased 3 times, sorry. Kinetic energy कैसे होगा? तो वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 5 था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 3 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। और m तो क्या होगा? m तो 2 kg रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ek? दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर, so that is equal to half into what is the value of m? 2. What is this? This is 15 into 15, सॉरी 15 into 15 हो जाएगा जूल्स हो जाएगा, है कि नहीं? तो कितना मिला हम लोग को? मिला यहाँ पे 200। 15 से कितना होता है? 15 स्क्वायर कितना होता है? 225. यस, 15 into 15 is 225, that is equal to 225 जूल्स। नाउ 225 को अगर तुम 25 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? पता है? कैन आई राइट 15. 15? 25 है, 25 इंटू क्या होगा? सिंपल से कैसे करोगे? देखो 50 इंटू 15 किया ना। Sir, 9. हाँ, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे 15 25 चाहिए, है कि नहीं? तो 15 मतलब क्या? 3 इंटू 5। और यहाँ पे क्या होगा? दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 5। 3 3 कट गया, यहाँ पे 25 हो गया। सो 5 इंटू 5 को मैंने 25 लिख दिया, एंड यहाँ पे मैंने 25 जूल्स लिख दिया। सो हाउ मेनी विल बी द वैल्यू? 3 इंटू 3 हो जाएगा, बच गया ना ये। सो 9। समझ में आया? बहुत सिंपल, इतना कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं। So 225 is nothing but 9 times of 25 joules. So यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? Therefore, if the velocity is increased 3 times, then the kinetic energy is increased समझ में आया? Is it clear?
हाँ कापिक ऋषिकेश क्लियर? Yes, sir. ओके, सो लेट मी डू वन थिंग. आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट Yes, कराता हूँ. sir. नाउ आई विल मैंने आज के क्लास में मैं एक थोड़ा सा प्रिलिमिनरी आइडिया दूंगा करंट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. सो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है वो पहले देखेंगे, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द डिराइवेशन एंड एवरीथिंग, उसका भी डिराइवेशन है. बट बिफोर डूइंग द डिराइवेशन यू टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है. जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? गोइंग बाय योर बुक्स, यहाँ पे बोला गया है कि एक रबर बैंड लेने के लिए बोला गया. जस्ट लुक एट दिस एक्टिविटी. यहाँ पे पहला क्या बोला गया? टेक ए रबर बैंड, होल्ड इट इन वन एंड एंड पुल इट फ्रॉम द अदर. बैंड क्या होता है? रबर बैंड को अगर खींचोगे क्या होगा? द रबर बैंड विल स्ट्रेच. यस और नो? रबर बैंड का लेंथ बढ़ जाता है कि नहीं, बोलो? हाँ बट अगर तुम उसको फिर से छोड़ दोगे तब क्या होगा? हाँ, अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा? एक रबर बैंड को खींचने के बाद अगर तुम उसको छोड़ दोगे, एक एंड छोड़ दोगे, तब वो उसका शेप क्या हो जाता है, बोलो? ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. यस, है कि नहीं? काव्यिक ऋषिकेश, ऐसा ही तो होता है ना? हाँ sir. हाँ sir. तो अभी मुझे बताओ, ये वापस अपनी जगह में क्यों आता है? कैसे आ सकता है? देखो, रबर बैंड का जो स्ट्रेच पोजीशन है वो उस पोजीशन से छोटा हो जा रहा है कि नहीं? दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू चेंज इट शेप. यस और नो? यस. तो रबर बैंड को जब तुम छोड़ दे रहे हो, मतलब स्ट्रेच करने के बाद छोड़ दे रहे हो, छोड़ने के बाद तुम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दे रहे हो उसके ऊपर, वो खुद ब खुद अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा रहा है, ठीक है? वो लंबा से छोटा हो जा रहा है. इसका मतलब क्या? कैन वी से द रबर बैंड इज एबल टू डू वर्क? हाँ, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो? हाँ बाकियों को क्या लगता है, ये होगा? हाँ sir. तो ये जो हाँ वर्क sir. डन कर पा रहा है, ये वर्क डन के पीछे एक एनर्जी होगा. ये सुनो, देयर इज सम एनर्जी इन्वॉल्व्ड Yes sir. behind this work done, यस. because this work is only possible due to some form of energy जो उस रबर बैंड में स्टोर था. वो एनर्जी कब स्टोर हुआ, बोल पाओगे? when did the such a kind of energy get stored in that rubber band?
कब स्टोर हुआ वो एनर्जी, बोलो। जब हमने फोर्स दिया वो उस रबर बैंड को खींचने के लिए। यस, जब हम लोग ने स्ट्रेच किया था, वी अप्लाइड सम फोर्स टू चेंज इट्स शेप, है कि नहीं? तो हमने जो फोर्स दिया था वो अल्टीमेटली जब वो रबर बैंड एक स्ट्रेच पोजीशन पे आ गया, उसके बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है? एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द रबर बैंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन शेप, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ। ऋषिकेश, काव्यक, समझ में आ रहा है? हम लोगों ने रबर बैंड का शेप चेंज किया था, उसी कारण उसके बॉडी में एक एनर्जी आ गया था, उसी एनर्जी को वो यूज करके इट वॉज एबल टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व है, हम लोग बोल सकते हैं दिस एनर्जी was stored this the energy to do this work was stored in the rubber band due to change in its shape। बोल सकते हैं? हाँ। काव्य कृषि का समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी एनर्जी को एक नाम दिया गया है। यहाँ पे स्पीड का बात नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कितना स्पीड से वो अपना ओरिजिनल शेप में जा रहा है, वो दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। यहाँ पे कौन सा चीज कंसर्न का है कि वो खुद ब खुद स्ट्रेच से ओरिजिनल फॉर्म में आ पा रहा है, एंड दैट रिक्वायर्स सम एनर्जी, एंड वो एनर्जी उसके बॉडी में ही था। कहाँ से आया? जब हम लोगों ने स्ट्रेच किया था, सो ड्यू टू द चेंज इन इट्स शेप द एनर्जी was stored in the rubber band itself। so potential energy को तुम बोल सकते हो कि the energy acquired by an object by virtue of the change in its shape, ठीक है? जब एक बॉडी में कोई चेंजेस आता है, यहाँ पे जब हम लोग ने स्ट्रेच किया था, तुमने येलो कलर का वो बॉल देखा है? स्ट्रेच बॉल बोला जाता है उसको, सुना है कभी? हाँ। ऋषिकेश, काव्य, देखा है कभी येलो कलर का स्ट्रेच बॉल होता है? स्ट्रेच बॉल, हाँ सर। हाँ सर। वो एक स्माइली फेस भी होता है उसमें, पूरा येलो कलर का होता है। सो दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्पॉन्ज। तो उसका जो नॉर्मल फॉर्म है, हम लोग स्ट्रेच बॉल को क्या करते हैं यूजुअली, उसको ऐसा जब मतलब ऐसे दबा देने से वो क्या होता है, उसका वो छोटा हो जाता है कि नहीं? इट कंप्रेसेस, यस और नो? बट यस। उसको कंप्रेस करने के बाद वो क्या कंप्रेस फॉर्म में रह जाता है? नहीं। तो क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म में चला आता है, नॉर्मल जिस फॉर्म में रहता है वो उसी फॉर्म में चला आता है कि नहीं? काबरी ऋषिकेश, है कि नहीं?
हाँ सर। ऋषिकेश, व्हाट डू यू थिंक? अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है कि नहीं? हाँ सर। तो हम लोगों ने जब उसको कॉम्प्रेस किया तब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया था। यहाँ पे देखो हम लोग रबर बैंड की तरह इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, बट उसका शेप छोटा कर दे रहे हैं। जब हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं उसका शेप छोटा हो जाता है, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन इट शेप। वो क्या होता है जब उसको हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब फोर्स का एप्लीकेशन बंद कर देते हैं, फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं उसके ऊपर, देन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट रहा है, उसको वो एनर्जी कहां से मिल रहा है? वो एनर्जी उसके बॉडी में स्टोर हो गया था एज पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोगों ने उसको कंप्रेस किया था। समझ में आया? दैट इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द रबर बैंड। काम एक ही हो रहा है, पर रबर बैंड को हम लोगों ने स्ट्रेच किया था, उसका लेंथ को इंक्रीज किया था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका शेप को डिक्रीज कर रहे हैं। बट इन बोथ द सिनेरियोस पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड इन द रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द चेंज इन शेप। समझ में आया? हाँ। काव्य कृषि के समझ में आया? यस सर। सर। सो अभी जो हम लोगों का डेफिनेशन हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का पता है, वो क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड, द मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। बट पोटेंशियल एनर्जी और एक चीज में भी पाया जाता है। हाँ, रबर बैंड की तरह और एक एग्जांपल है स्प्रिंग का। स्प्रिंग देखा है कभी? मेटल का जो होता है स्प्रिंग, ऐसा कर्ल्स होता है उसमें, देखा है स्प्रिंग कभी? गाड़ी में होता है, खिलौनों में होता है, पेन्स में भी होता है। रिट्रैक्टेबल जो पेन होता है ना, टक टक करके जो ऊपर में क्लिक क्लिक करके जो पेन होता है वहां पे, देखा है ना? उसके अंदर भी होता है। देखा है कभी स्प्रिंग? देखा है स्प्रिंग? हाँ। हाँ सर। तो स्प्रिंग भी एक एग्जांपल है ऑफ वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन यू आइदर कंप्रेस और इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को लंबा करोगे वो फिर से अपने जगह में आ जाएगा, अपना ओरिजिनल पोजीशन फॉर्म में आ जाएगा। और अगर तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, दबा दोगे, ठीक है, तब भी वो क्या होगा? तब भी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला आएगा। ठीक है? सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो, यहाँ पे क्या बोला है देखो, टेक ए स्लिंकी। उसको स्लिंकी भी कहा जाता है, बहुत लोग स्लिंकी कहते हैं। ठीक है, स्लिंकी और तुम्हारा जो स्लिंकी और स्प्रिंग भी बोला जाता है। ठीक है, मेटेलिक स्प्रिंग। सो अगर इसको स्ट्रेच करोगे वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा, और अगर इसको कंप्रेस करोगे, छोटा कर दोगे उसको लेंथ by pushing from both the sides, then also it will return back to its original position। तो एक्स्ट्रा अपने ओरिजिनल पोजीशन में लौटने का एनर्जी कहां से मिलता है? बाय द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन इट शेप। यहाँ पे देखा है ये वाला बैम्बू, ये वाला बैम्बू स्टिक नहीं, सॉरी, बो एंड एरो देखा है कभी? दिस इज बो एंड एरो, यस और नो? एकदम रामायण महाभारत के टाइम से यूज किया जाता है इसको, यस और नो? हाँ। हाँ, काव्य ऋषिकेश, बो एंड एरो बोलते हैं ना इसको? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो इसको यूज कैसे करते हैं? एरो को, तुम्हारा जो बो का जो स्ट्रिंग है, इसको बो स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये बो स्ट्रिंग के ऊपर क्या किया जाता है? उसको रखा जाता है और बो स्ट्रिंग को पुल करते हैं। ठीक है, पुल करने से क्या होता है, और ये वाला पोर्शन क्या करता है? सपोर्ट देता है। दिस पोर्शन एक्चुअली प्रोवाइड्स द सपोर्ट, ताकि वो टेढ़ा बेढ़ा ना मूव करे, ठीक है, सीधा मूव करे। सो बो स्ट्रिंग में जब उसको स्ट्रेच किया जाता है, बो स्ट्रिंग क्या होता है? बो स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये पूरा शेप इट्स ए सिंगल
पीस, है कि नहीं? ये पूरा वाला बो जो है, बो का शेप चेंज हो जाता है कि नहीं? और बो का शेप चेंज होने के कारण क्या होता है, उसमें क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है ड्यू टू द चेंज इन द शेप ऑफ द बो। तो जब तुम इसको यहां से इसको प्रेशर फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हो, तब क्या होगा, इसको रिलीज कर देने से क्या होगा, वो आगे की तरफ, ये बो एरो आगे की तरफ पुल होगा, है कि नहीं? दिस विल ट्राई टू एक्सपांड, मतलब वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में जाने का कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू गो लाइक दिस, और ऑटोमेटिकली बो एरो भी स्ट्रेट हो जाएगा। और स्ट्रेट होने के बाद क्या होगा, दैट हैपेंस वेरी रैपिडली। तो यहाँ पे तुम्हारा एरो क्या होगा, इट विल मूव, मूव करेगा कि नहीं, बोलो? एरो इस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ। तो एरो तो स्टेशनरी था, अभी वो मूव कर रहा है। तुमने तो मूव नहीं किया, हम लोगों ने तो मूव नहीं किया, कौन उसको धक्का दे रहा है? ये बो स्ट्रिंग उसको धक्का दे रहा है, बो का स्ट्रेचिंग उसको धक्का दे रहा है। सो ये जो एरो को मूव करने के लिए, एरो को थ्रो करने के लिए तुम्हारा जो एनर्जी चाहिए था, वो कहां से मिला? दैट वाज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज स्टोर्ड इन द बो, जब हम लोगों ने उसको बो स्ट्रिंग को पीछे स्ट्रेच किया था। व्हेन वी स्ट्रेच द बो स्ट्रिंग बैकवर्ड्स, then potential energy got stored in the bow and that was used to throw off the arrow। ठीक है, समझ में आया? पर यहां पे देखो, देयर इज अ कन्वर्जन। कैसा कन्वर्जन हो रहा है? बो तो अपना ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है, बट बो का ओरिजिनल पोजीशन में आने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसका देयर इज ए चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या था, इसका जीरो था, यस और नो? इसका जीरो था। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो बो का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस एरो के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जब हम लोगों ने इसको रिलीज किया था, बोल सकते हैं। तो यही वहां पे लिखा गया है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज इन इट्स शेप इज दस यूज्ड टू इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। एरो का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, समझ में आया? हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ सर। हम लोग के डेली लाइफ में या फिर हर एक एक्शन में, यूजुअली इन द मैकेनिकल मूवमेंट, देयर इज एन कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट तुम इस चैप्टर के एंड में देखोगे, कोई भी बॉडी अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई बॉडी अगर काम कर रहा है, ठीक है, सो एट एनी गिवन टाइम उसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। बट कभी कभार काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पूरा आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। कभी कभार काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पूरा आ जाता है। और कभी कभार थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी भी रह सकता है। ठीक है, सो ये बाद में देखेंगे, इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन be stored, can get stored in an object due to the change in its shape, and that kinetic and that potential energy can be converted to a kinetic energy of other things। ठीक है, समझ में आया? Now look at this activity 11.11। यहाँ पे बोला गया है कि lift an object through a certain height। तुम एक पत्थर लो, जमीन से एक पत्थर लो, सपोज दिस इज अ रॉक। तुम इस पत्थर को यहाँ पे हाथ में लेके यहाँ पर तक लेके जाओ। दैट मीन्स यू हैव टू रेज द रॉक बाय ए हाइट ऑफ h। तो अगर तुम उसको हाइट ऑफ h तक ले जाओगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसको तुम अगर वहां से हाथ हटा दो, मतलब इफ यू आर होल्डिंग द रॉक हियर, दैट मीन्स यू आर पुशिंग द रॉक, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स अपवर्ड्स विच इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसका जो वेट फोर्स है, उस वेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर रहे हो, उसको तुम फोर्स दे रहे हो। बट अगर तुम ये फोर्स हटा दे रहे हो, क्या होगा, वो रॉक फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है।
यस और नो? ओरिजिनल पोजीशन में आएगा? हाँ सो इसको रबर बैंड के साथ कंपेयर करो। रबर बैंड में वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा था, मतलब ओरिजिनल जगह में पहुंच जा रहा था। यहाँ पे शेप चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा था। ठीक है, तो अगर तुम उसको एक हाइट में लेके छोड़ दोगे, वो फिर से अपने ग्राउंड में आके गिर जाएगा, है कि नहीं? अपने ओरिजिनल जगह में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे कैसे आया? तुम जब ऊपर ऊपर से उसको तुमने छोड़ दिया, तुम लोग बोल सकते हो हाँ उसको तो ग्रेविटी पुल कर रहा है, बट नीचे भी तो उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रहा था ना। तो ऊपर में क्या डिफरेंस हुआ? ऊपर में ये डिफरेंस हुआ कि तुमने उस बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजीशन। ठीक है, by the virtue in the change of the position of the rock for a height of h, you have actually added some potential energy in the object, in the rock, and that is why it came down to the ground. ठीक है, obviously because of force, gravitational force भी involved है वहां पे, but तुमने एक्स्ट्रा फोर्स दिया था, उसी कारण वो h हाइट तक रीच कर पाया, है कि नहीं? तो तुमने जो एक्स्ट्रा फोर्स दिया था which is opposite to the direction of gravitational force, वो एनर्जी उस पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया, और बाद में जब तुमने पत्थर को ऊपर से छोड़ दिया, वो नीचे आ गया यूजिंग दैट स्टोर्ड एनर्जी। समझ में आया? इज इट क्लियर? नहीं, समझ में नहीं आया। मतलब मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि पत्थर को जब हम लोग कोई मतलब ग्राउंड से ऊपर तक ले जाएंगे, एज हाइट तक ले जाएंगे, उसका पोजीशन में चेंज आ रहा है कि नहीं? कितना चेंज आ रहा है? इट हैज बीन रेज्ड टू ए हाइट ऑफ एच। सो इफ वी टेक इट टू ए हाइट ऑफ एच, देन ऑब्वियसली उसके बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, बिकॉज देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज वी हैव रेज्ड इट टू ए हाइट। ठीक है, तो अगर उसको छोड़ेंगे ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिरेगा, है कि नहीं? बट नीचे जो गिर रहा है, इनिशियली गिर रहा था क्या? इस पोजीशन में गिर रहा था? नहीं। बट यहां पे तो गिर रहा है। इसका मतलब क्या? इट इज एक्चुअली ट्रेवलिंग डाउनवर्ड्स, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बट यहाँ पे तुम एक चीज देख सकते हो, जब तुम नीचे यहाँ पे वो गिर रहा है ना, उसके बॉडी में एक चीज आ रहा है विच इज स्पीड। आएगा कि नहीं बोलो? इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या था? 0 था। अभी उसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रहा है? वो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है उसके बॉडी में, इस हाइट में एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया था। ठीक है, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली यूज्ड अप इन मूविंग द, मतलब यहाँ पे ईपी क्या चेंज हो रहा है? ईपी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ईके। जब वो नीचे की तरफ आता रहता है फ्री फॉल के टाइम, ईपी गेट्स कन्वर्टेड टू ईके एंड अलाउस द रॉक फ्रॉम टू गो फ्रॉम height of h to height of 0, that is on the ground। यहाँ पे पढ़ के देखो, यही बोला है यहाँ पे, lift an object through a certain height, the object can now do work, it begins to fall when released, this implies that it has acquired some energy if raised to a greater height। इसको तो अगर और ऊपर ले जाओगे तब क्या होगा? वो और ज्यादा काम कर पाएगा। और ज्यादा काम मतलब क्या? वो और स्पीड तेजी से गिरेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। तो और तेजी से गिरने का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल पुल तो तुम्हारा वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो सेम ही है। एक्स्ट्रा स्पीड कहां से आया? एक्स्ट्रा स्पीड आया बिकॉज इट वाज रेज्ड टू ए लार्जर हाइट। सो लार्जर हाइट इंडिकेट्स लार्जर पोटेंशियल एनर्जी,
and larger potential energy gets converted to a larger kinetic energy, that is why its speed becomes higher. ठीक है, तो वो फॉल करने का जो काम है, that work is actually done because of the potential energy. Otherwise यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. अंतर क्या है? व्हाट मेक्स द डिफरेंस? मतलब इस पोजीशन में और इस पोजीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो चेंज आ रहा है इसके बॉडी में, ग्रेविटेशनल पुल इज बीइंग चेंज्ड. कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द हाइट. और वो हाइट तक कौन लेके गए? हम लोग लेके गए. एंड ड्यू टू दैट इसके बॉडी में ग्राउंड में ईपी अगर 0 था, यहाँ पे ईपी का एक वैल्यू आ गया विच इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. थोड़ा सा आइडिया आया? सो अल्टीमेटली हाँ काफी सर. समझ में आया? हाँ सर. ओके, सो यहाँ पे इतना सारा एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोगों को क्या समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी by virtue of change in its position और शेप. दोनों में ही तो होगा ना. शेप इन द सेंस जैसे हम लोगों ने रबर बैंड, स्लिंकी या फिर तुम्हारा स्प्रिंग, उसके बाद बो एंड एरो, ये सब में देखा था. ठीक है, और पोजीशन के केस में मतलब ये अगर हम लोग किसी को हाइट तक, जैसे तुम अभी ग्राउंड में हो तो तुम यू आर स्टेशनरी, तुम्हारे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है बिकॉज यू आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड. अभी अगर तुम पहाड़ में उठ जाओगे तो क्या होगा? तुम अगर नीचे से ग्राउंड के ऊपर से जंप मारोगे इतना जोर से नहीं लगेगा तुमको तुम्हारे बॉडी में, पर अगर पहाड़ से जंप मारोगे मर भी जा सकते हो, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज तुम ज्यादा स्पीड से गिरोगे. एंड व्हाई इज देयर इज लार्जर, यू विल फॉल विथ लार्जर स्पीड बिकॉज तुम्हारे बॉडी में जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए यूज अप होगा. दैट मींस देयर विल बी इन कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ रहा है? चलो इतना तक समझ में आया सबको? हाँ. Yes, sir. काव्यक समझ में आया? Yes sir. Okay, so potential energy is the energy that is acquired because of position or change, और मतलब पोजीशन और या फिर शेप चेंज होने के लिए होता है. ठीक है, तो वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. अच्छा से लिखा होगा आज जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग से. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल आल्सो डिस्कस द फॉर्मूला. ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है, उसका भी डेरिवेशन है. सो ये वाला देखेंगे और ये वाला पोटेंशियल लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ये भी देखेंगे, तब समझ में आएगा ये हो क्या रहा है यहाँ पे. ठीक है सरस्वती, योर डाउट्स विल बी क्लियर होपफुली इन दिस पार्ट. ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था बिकॉज ग्रेविटेशन इन्वॉल्व है ना यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल सी हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे. ओके, इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. कोई डाउट है किसी को? नहीं. ओके देन. No sir. Sir. सो इतना तक पढ़ना हो सके तो टिल दिस पेज नंबर 152. और अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना. एक्टिविटीज देखना क्या क्या लिखा हुआ है एक्टिविटीज में. ओके देन, सो बाय बाय, गुड नाइट. संडे को ऑफलाइन क्लास है, 12 बजे आ जाना. ठीक है, हाँ. Okay, sir. हाँ sir. बाय बाय, गुड. Bye. Good night.
Bye, sir. Good night.